बहुत-बहुत स्वागत है आशीष जी आपका पॉकेट एफएम के इस राइटर मीट पे और मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ इस वर्चुअल मीटिंग में। मैं मेरे सभी टीम मेंबर्स को आशीष जी का इंट्रो देना चाहूँगी कि वो बहुत ही फेमस राइटर हैं जो जिनकी खुद की किताबें पब्लिश हैं। साथ ही में पॉकेट एफएम के साथ पिछले कुछ महीनों से वो लव मंत्रा इस कहानी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं और नॉट ओनली बुक्स, नॉट ओनली ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म बट वो कहानी के साथ-साथ वो कोट्स लिखते हैं, कविताएँ लिखते हैं। तो ऐसी इनकी ख्याति है कि और सच में अगर आशीष जी की कविताएँ, कोट्स पढ़ी जाएँ, तो कहीं न कहीं दिल को छू जाने वाला भाव उनकी लिखावट में हमेशा मुझे महसूस हुआ है। तो आशीष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पॉकेट एफएम की इस वर्चुअल मीट पे। तो बिल्कुल भी समय ज़ाया न करते हुए मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहूँगी। आशीष जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने कब सोचा कि आपको लिखना चाहिए या ऐसा कौन-सा वो वक़्त था, ऐसा कौन-सा पल था, जिस वक़्त आपके दिल में ये ख़्याल आया कि मैं लिखना चाहता हूँ या मैं लिख सकता हूँ? धन्यवाद रेशमा जी। अभी लिखने की मैं बात अगर कहूँ, तो मैं बचपन से ही लिखता आ रहा हूँ। घर में जब मैं छोटा था करीबन आप कहें 12 या 13 साल की उम्र रही होगी, तो उस वक़्त तक घर पर काफ़ी साहित्यिक पत्रिकाएँ आया करती थी। उसमें बच्चों का जो कोना होता था, वो मैं बड़े ध्यान से पढ़ता था और बहुत ही आकर्षित होता था कि अरे! मेरी उम्र के बच्चे भी लिख सकते हैं। तो बस वहीं से पढ़ते पत्र संपादक के नाम और उस तरह मैंने लिखना शुरू किया और वहाँ से लिखने का सिलसिला जो शुरू हुआ बचपन से, तो पहले मैंने बाल पत्रिकाओं में लिखना शुरू किया। मेरी सबसे पहली रचना भोपाल से एक पत्रिका प्रकाशित होती है बच्चों की, चकमक। वो अभी भी कंटीन्यूअसली प्रकाशित हो रही है। तो मेरी पहली रचना एज़ चाइल्ड राइटर चकमक में प्रकाशित हुई थी और उन्होंने मुझे मेरे लेखन को बहुत प्रोत्साहित किया था। बस वहीं से मेरे लेखन का सफ़र शुरू हो गया और वहाँ से शुरू होकर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं जैसे दैनिक भास्कर है, चौथा संसार है, नई दुनिया है, सुमन सौरभ है, बालहंस है, सरिता, गृह शोभा, गृह लक्ष्मी, ऐसी बहुत सी पत्रिकाएँ हैं, उनमें मेरा प्रकाशन का सिलसिला तब से शुरू हो गया और फिर उसके बाद कॉलेज तक आने तक का मेरा जो सफ़र था, वो लेखन की की दृष्टि से अगर बोलूँ तो तब तक का मेरा जो समय था वो लेखन के लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड था। उसके बाद जब थोड़ा ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया, तो 10 साल थोड़े संघर्ष में गए काफ़ी। तो उसके बाद 96 से लेके 96 में मैंने अपना कॉलेज पूरा किया था, तो उसके बाद 96 से लेके करीबन 10-12 साल तक मैं लिखता तो रहा थोड़ा बहुत बट प्रकाशन और इस तरह से सारे प्लेटफ़ॉर्म से मैं दूरी बनाकर रहा। उसके बाद फिर जब अ, अच्छी तरीके से सेटल हो गया अपनी लाइफ़ में, तो फिर से मेरे लेखन को शुरू किया और उसके बाद रिज़ल्ट आप सभी लोगों के सामने है कि मेरी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और उसके साथ कई तरह के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर भी मेरी रचनाएँ प्रकाशित होती रहती है और रिसेंटली जो है कुछ महीनों से मैं पॉकेट एफएम के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ और मैं मतलब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे नॉवेल लव मंत्र को पाठकों का प्यार मिल रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि जैसे कहा ना आपका सफ़र इतना रोमांच भरा है और कहीं न कहीं वो रोमांच, वो इंटरेस्ट, वो इंटेंस आपकी लव मंत्रा पढ़ते वक़्त हमेशा ना केवल मुझे बट डेफिनिटली वो रीडर्स को भी फ़ील होता ही होगा। एज़ अ राइटर आप किसे इंस्पिरेशन मानते हो? एज़ ए राइटर अगर मैं कहूँ मेरी ज़िंदगी में अगर गंभीर तरीके का लेखन की तरफ अगर मैं मुड़ा हूँ, तो शिवानी जी जो हैं, वो मेरी इंस्पायरेशन रही हैं। शिवानी जी को मैंने काफ़ी पढ़ा है, उनके लेखन से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। उसके साथ ही मेरे लेखन के अगर गुरु मैं कहूँ, तो
अंबाला छावनी हरियाणा में एक कहानी लेखन महाविद्यालय है। वहाँ से एक मासिक पत्रिका शुभतारिका भी निकलती है। तो वहाँ के जो संस्थापक रहे हैं डॉक्टर महाराज कृष्ण जैन, जो मतलब उनकी डेथ हो चुकी है, 10 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है। बट उन्होंने मुझे लेखन के बहुत ही छोटे-छोटे गुर सिखाए हैं, जिसकी वजह से मैं कामयाबी को बहुत ही कम समय में हासिल कर पाया हूँ। तो अपनी लाइफ में अगर मैं अपने लेखन के गुरु अगर मानता हूँ, तो एक शिवानी जी से मैं बहुत इंस्पायर रहा हूँ। उसके बाद मेरे लेखन के क्षेत्र में डॉक्टर महाराज कृष्ण जैन और उनकी धर्मपत्नी उर्मी कृष्ण जैन जो आजकल शुभतारिका पत्रिका की संपादक हैं, उनके बाद वो सारा कार्यभार वही सँभाल रही हैं। तो ये जो 3 व्यक्ति जो हैं, उन्होंने मेरे लेखन की यात्रा में बहुत सहयोग किया है और मुझे बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने। कहीं न कहीं उस ज्ञान के सागर से जो मोती छलके हैं, वो मोती हमेशा आपकी लिखावट में भी हमें एज़ अ रीडर वो महसूस होते हैं। कहानी के इस सिलसिले को आगे ले जाते हुए आशीष जी, मैं जानना चाहूँगी कि जब आपने लव मंत्रा शुरू की, उस वक़्त किस तरह से आपने वो कहानी सोची थी? उस कहानी का प्लॉट किस तरह से सोचा था? और लव मंत्रा ही क्यों? कोई और टाइटल क्यों नहीं? जी, देखिए अभी ये बहुत मतलब आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लव मंत्र पॉकेट एफएम पर लाने से पहले 2 बार पॉकेट एफएम पर मैं फेल हो चुका हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा लव मंत्र मैंने ट्राई किया और मेरे फर्स्ट ट्रायल में ही मुझे पॉकेट एफएम पर सफलता मिल गई है। इसके पहले मैंने 2 बार डिफरेंट प्लॉट लेके 2 नॉवेल ट्राई किए थे, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली उसके कुछ एपिसोड ही रन होने के बाद उसको रीडर्स का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसकी वजह से मुझे वो डिसकंटिन्यू करना पड़ा। बट मन में एक मैंने ठान रखा था कि नहीं, मैं सक्सेस लेके रहूँगा। तो पॉकेट एफएम पे मतलब मैंने कुछ जो नॉवेल्स चल रहे थे, कुछ ऑडियो बुक्स वगैरह चलते रहते हैं, तो उनको कंप्लीटली तो पढ़ा और सुना नहीं, बट उनके कुछ चैप्टर्स और कुछ एपिसोड पर मैंने ध्यान दिया और ये ऑब्ज़र्व किया कि रीडर्स को पॉकेट एफएम पर क्या चाहिए? बट उसी के हिसाब से मैंने कुछ एक ऐसा स्टोरी सोचना चालू किया कि जो लव की थीम पर तो हो और उसके साथ आज की जनरेशन के हिसाब से आज के जो समस्याएँ हैं और ऐसी समस्याएँ हैं जिसके बारे में कोई खुलकर नहीं बोलता या बोलने से झिझकता है, उस पर कलम चलाई जाए। तो बस वहीं से ये एक टॉपिक मुझे ध्यान में आया। तो शुरू के जो कुछ एपिसोड लिखे वो काफ़ी पारिवारिक एपिसोड रहे और उसके बाद से जो अ, टर्न मैंने नॉवेल को दिया क्योंकि शुरुआत से मैं वो चीज़ उसमें नहीं डालना चाहता था कि कुछ ऐसा मैटर जो काफ़ी लीक से हटकर हो। तो शुरुआत में ही उसको अगर इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो मतलब एक स्टोरी है जो वो एक अलग थीम पर लोग ऑब्ज़र्व करना चालू कर देते हैं। तो उसकी वजह से ही वो मेरा एक थॉट प्रोसेस ऐसा बना कि नहीं, इसी चीज़ को लेके प्यार की गहराइयों के साथ में चलते हुए, उसके साथ जो भी सेक्स से रिलेटेड समस्याएँ आजकल कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो रही है, उसको इस स्टोरी में इन्वॉल्व करते हुए श्वेत और सलोनी की कहानी को आगे बढ़ाया जाए। तो जैसे शुरुआत में मैंने डिसाइड किया था कि नहीं मैं श्वेत और सलोनी को ही लेकर अपनी स्टोरी आगे बढ़ाऊँगा। बट जैसे-जैसे मैं लिखता गया, उसके साथ अलग-अलग पात्र कहानी की ज़रूरत के हिसाब से उसमें जुड़ते गए। गगन और तृष्णा का जो कैरेक्टर है, शुरुआत जब मैंने लव मंत्र लिखने की शुरू की थी, तब मेरे मन में ये नहीं था कि उन लोगों का भी एक अलग से लव स्टोरी इसके साथ चलना चालू होगा। बट जैसे-जैसे मैंने लिखना शुरू किया, तो कहानी की आवश्यकता से के हिसाब से मैं कैरेक्टर्स को और स्टोरी को उस वे से मैं डेवलप करता गया। तो इस तरीके से लव मंत्र की शुरुआत हुई, क्योंकि ठान रखा था कि पॉकेट एफएम पर सक्सेस लेना है। बिल्कुल, और कहीं न कहीं आपकी वो मेहनत रंग लाई है और बहुत अच्छे से रंग लाई है। क्योंकि मैंने हमेशा आपसे कहा है, जब से मैंने लव मंत्रा को एनालाइज़ करना स्टार्ट करा या लव मंत्रा पढ़ना एज़ अ रीडर मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, तो बहुत बार मुझे ये लगा कि प्यार, ड्रामा ये सारी चीज़ें तो कहानी में महत्वपूर्ण हैं, पर उसी के साथ
कहीं न कहीं जो चैलेंज एज़ अ राइटर आपने लिया, अ, कोई भी लाइक 2 कैरेक्टर जब आप सामने क्रिएट करते हैं, तो उनके प्यार के साथ, उनके प्यार की डीपनेस के साथ कहीं न कहीं वो इंटेंस मोमेंट भी उतनी ही ब्यूटीफुली क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। और लव मंत्रा इज़ द एग्ज़ाम्पल फॉर दैट कि कहीं भी गलत वे में उस इंटेंस को पोर्ट्रे ना करके, बहुत ही प्योर प्योर फीलिंग्स को आपने सही शब्दों में, सही अल्फाज़ों में रीडर्स तक पहुँचाया और हमेशा आपके रीडर्स ने भी आपको उसी तरह प्रोत्साहित किया है। तो मेरा अगला सवाल ये रहेगा आशीष जी कि आप आपके रीडर्स को किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं? या उनके कमेंट्स आपकी कहानी के लिए कितने मैटर करते हैं या वैल्यू करते हैं? जी, देखिए किसी भी लेखक के लिए अगर सर्वोपरि है, तो वो उनके रीडर्स ही होते हैं और एक रीडर्स ही लेखक को सही रास्ता बता सकता है कि उसे इस लेखक की कलम से क्या पढ़ने की इच्छा है। तो डेफ़िनेटली एज़ अ राइटर मेरे लिए रीडर्स के कमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं और मैं रेगुलरली बेसिस पर रीडर्स के कमेंट्स चेक करता रहता हूँ, उनके कमेंट्स पर अमल भी करता हूँ, जहाँ तक मतलब कर सकता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि रीडर्स ने ये कुछ लिखा है और इस तरह का जो कुछ करना है तो मैं उसको करूँ क्योंकि एक इंटरेस्टिंग कमेंट मुझे अपने लव मंत्रा नॉवेल पर मिला था कि एक रीडर थी जो जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप इसका जो मेन लीड कैरेक्टर सलोनी है, उस कैरेक्टर का नाम आप बदल दीजिए। सो इस तरह के भी कमेंट्स मुझे मिले हैं, लेकिन जो भी कमेंट्स मुझे मिलते हैं और उसके हिसाब से अगर मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज़ किया जा सकता है तो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो किसी भी मतलब मैं ही नहीं किसी भी राइटर के लिए उसकी सबसे बड़ी जो पूँजी होती है वो रीडर्स बेस ही होता है, विदाउट रीडर्स राइटर इज़ नथिंग। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अभी इस चर्चा को आगे ले जाते हुए मैं वृष्टि जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वे अगर आशीष जी से कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। दृष्टि जी। नमस्कार सर। नमस्कार रुचि जी। सर मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया दैट कुछ समय तक आप इन प्रकाशन से दूर थे। सो वो जी। एक ऐसी चीज़ क्या थी जो आपके आपने खुद बोला दैट आप थोड़ी-सी लाइफ जब सेटल हो गई तब आप वापस आए, जो आपको वापस अपने इस शौक की तरफ लेकर आ पाई? अ, जी, रुचि जी जो कि ये थोड़ा पर्सनल मैटर है मेरी लाइफ़ का बट मैं बताना चाहूँगा कि एज़ ए राइटर जब अगर लोगों के सामने आ जाता है राइटर तो उसकी लाइफ़ के कुछ जो पर्सनल मोमेंट्स होते हैं वो भी बहुत पर्सनल नहीं रह जाते हैं। सो आपने अब सवाल किया है कि मैं मतलब लेखन मेरा शौक रहा है बचपन से तो मैं क्यों लेखन से सडनली दूर हो गया? वो मेरे लिए संभव नहीं था कि लेखन मेरा शौक ही नहीं, मेरा पैशन है। तो अगर मैं बात करूँ तो मेरी लाइफ़ में जब मैंने कॉलेज पास आउट किया था, तो उस टाइम में मेरे से बड़ी बहन है, हम मतलब 5 भाई-बहन हैं। मेरी 3 बड़ी बहन हैं मुझसे। तो मेरी जो 3rd नंबर की सिस्टर थी, तो उनका सडनली डेथ हो गया था, उस टाइम पे जब मेरे मतलब इधर मेरा हाथ में मेरे कॉलेज का मार्कशीट आया और उधर मुझे मेरे सिस्टर की डेथ की खबर मिल रही है। तो उस टाइम पे मेरी सिस्टर बच्ची भी थी जो हार्डली 6 साल की थी। सो अब उसके बाद वो इंसिडेंस में मतलब मैं बोलूँ तो लगभग साल भर तक मैं डिप्रेशन में ही जिया हूँ उसके बाद। ये समझ में नहीं आया कि ये सडनली क्या हो गया है? लाइफ क्यों ऐसे मोड़ पे आके खड़ी हो गई है? तो फिर अब जो सिस्टर की बच्ची थी, मेरी भांजी थी, उसको सँभालने की ज़िम्मेदारी थी। तो अब क्या किया जाए? क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे, मेरे मतलब मेरे जो जीजाजी थे, उनका फिर से दूसरी शादी करने का उन्होंने निर्णय लिया था। तो बच्ची को हम वहाँ नहीं भेजना चाहते थे। तो बच्ची की परवरिश के लिए फिर मैंने अपने सारे प्लान चेंज कर दिए और सडनली जो भी नौकरी हाथ में आई, नौकरी किया और उस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए शादी भी जल्दी हो गई। तो वो सारा सैक्रिफाइस हुआ तो मतलब आप इमेजिन कीजिए कि एक 22-23 साल का लड़का और उसके साथ उसकी वाइफ एज़ अ वाइफ जो लड़की आ रही है वो 18-20 साल की है और वो दोनों मिलकर एक 6-7 साल की बच्ची को पाल-पोस रहे हैं। तो उसकी वज़ह से जो हम लोगों का स्ट्रगल था, वो काफ़ी बढ़ गया था क्योंकि उस वक़्त
फाइनेंशियली भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, स्ट्रगल ही कर रहा था। तो इंसान अगर फाइनेंशियली डिस्टर्ब होता है और ज़िम्मेदारियों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो सीधी-सी बात है, उसका दिमाग केवल एक ही चीज़ पर फ़ोकस होता है कि वो अपने परिवार को सँभाले और परिवार की फाइनेंशियल नीड्स को वो किसी भी तरीके से पूरा करे। तो बस वो ज़िंदगी के जो 10 से 12 साल थे, वो इसी तरह से कहाँ गुज़र गए, कुछ पता ही नहीं चला। उसके बाद लाइफ़ में मतलब जो मेरी सिस्टर की बेटी थी, वो भी काफ़ी पढ़ लिख गई, सब कुछ हो गया, उसका मैरिज भी वगैरह भी करवा दिए। तो उसके बाद लाइफ़ में एक ऐसा फ़ेज़ आया कि अच्छी सेटल जॉब हो गई थी, तो 5 दिन का जॉब होता था, सैटरडे संडे ऑफ होता था। तो सैटरडे संडे बस मैं ऐसे ही टीवी देखने में, फ़िल्में देखने में टाइम निकाल दिया करता था। तो मेरी पत्नी, जिनका नाम हेतल है, हेतल दलाल, उन्होंने मुझे एक टोंट मारा, पॉज़िटिव टोंट मारा कि आप इतना अच्छा लिखते हैं, आप इतने पेपर्स भरे रखे हुए हैं पुराने सब कुछ, तो आप अब सब कुछ सेटल है, तो आप फिर से लिखना क्यों नहीं शुरू करते हैं? ये क्या टाइम दूसरों की क्रिएटिविटी देख के अपना टाइम बस ऐसे ही निकाल रहे हो, आप भी तो इतने क्रिएटिव हो, तो आप क्यों नहीं कुछ करते हो? तो बस वो बात दिल को चुभ गई और तब से फैसला किया कि नहीं, लिखना है, लिखना है, लिखना है और वो चीज़ इस तरीके से चुभी और इस तरह से मैंने उसे पॉज़िटिव मोल्ड किया कि उसके बाद मेरी बुक्स भी बुक्स के ऊपर भी मैंने काम करना शुरू कर दिया। ये चीज़ है कि वो 10 साल 10-12 साल जो मैं दूर रहा, वो उसका वजह यही था कि मुझे मेरे फैमिली को सँभालना था। जी एंड अच्छा लगा आपकी वो लास्ट में वो डिटर्मिनेशन देखकर अपने शौक की तरफ कि कैसे आपने अपने शौक को दोबारा रिलिव करा। एंड मेरा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा दैट जैसे कि आपने बताया आपके कैरेक्टर्स के नाम है श्वेत और सलोनी। तो जी। आपकी कोई स्ट्रैटेजी रहती है दैट अलाइनमेंट के नाम्स लेने हैं? अ, नहीं ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रेटजी तो नहीं रहती है, लेकिन मैं अगर कोई भी नॉवेल या कोई भी स्टोरी के ऊपर अगर काम करना मैं शुरू करता हूँ, तो सबसे पहला फ़ोकस मैं उनके अ, नेम्स को सिलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अब शुरुआत लिखने से पहले मैं बहुत एनालिसिस करता हूँ कि मेरे कैरेक्टर्स का नाम क्या होना चाहिए। बहुत सारे नाम लिखता हूँ अपनी डायरी में, नामों का एक लिस्ट बना लेता हूँ, अलग-अलग अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले नाम्स का। और जो नाम मेरे दिमाग में क्लिक करता है और दिल को जो छू जाता है, अब वो कैसे छू जाता है वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बट कुछ नाम होते हैं ऐसे जो कहीं न कहीं पे मतलब ऐसे सडनली क्लिक हो जाते हैं दिमाग में और दिल को। बस वही नाम मैं अपने स्टोरीज़ के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि नाम अगर मुझे पसंद नहीं आते हैं, तो उन नामों के साथ मैं अच्छा क्रिएटिविटी नहीं कर पाता हूँ। जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। आपसे बात करके सीरियसली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋषि जी। कहीं न कहीं आपके सवाल ने आशीष जी के होठों के पीछे दबी हुई कुछ अनकही कहानियाँ हमें बताई और एक ऐसे सच से रूबरू कराया जो शायद लेखक के जीवन, जैसे आपने कहा ना कि लेखक के जीवन में कभी कुछ पर्सनल नहीं रह पाता या कुछ राज़ नहीं रह पाता और जो भी राज़ होता है या जो भी पर्सनल चीज़ें होती हैं, वही उनकी कहानियों में या उनके साहित्य में झलकना शुरू कर देती हैं और वो गहराई अभी आपकी जितनी बातें मैं सुन रही हूँ, उस बातों से कहीं न कहीं वो गहराई हम तक पहुँच रही है और डेफ़िनेटली आपकी राइटिंग से वो झलकती है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी जाह्नवी जी से कि वे अगर आपसे कुछ बात करना चाहें, आपसे कुछ पूछना चाहें। जाह्नवी जी? नमस्कार सर। नमस्कार जाह्नवी जी। सर सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपने जो अपनी स्टोरी बताई, अपनी इतनी पर्सनल स्टोरी हम सबके साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी और आपने जी, बताया कि आपने बीच में ब्रेक लिया राइटिंग से अपनी कुछ ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए। बाद में आप वापस राइटिंग में आए और आपने बताया सर कि आपको एकदम से स्टार्टिंग में फ़ेम नहीं मिला, आपको मतलब पहले फेलियर का सामना करना पड़ा। तो कई बार क्या जी, होता है ना कि कुछ राइटर्स को जब फेलियर का सामना करना पड़ जाता है ना, वो लिखना छोड़ देते हैं
उन्हें लगता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, तो आपने वो कैसे मेंटेन किया कि आप लिखते रहे, आपने अपनी डिटर्मिनेशन नहीं छोड़ी? जी, ये सही बात है कि इंसान को अगर फेल्योर मिलता है तो कहीं न कहीं पे वो उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बट राइटिंग के साथ मैं जो है जॉब भी करता हूँ, बट मेरा कहीं न कहीं बचपन से ये सपना रहा है कि मुझे बतौर जो है राइटर अपनी पहचान बनाना है और एक दिन ऐसा अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है कि मैं फुल टाइम राइटर ही काम करूँ और राइटर की तरीके से ही स्थापित होकर अपनी फैमिली की जो नीड्स है, फाइनेंशियल नीड्स है, मैं वो राइटिंग के थ्रू पैसा अ मतलब अर्न करके उस चीज़ को मैं पूरा करूँ। तो कहीं न कहीं पे जो मनी मैटर है, वो मुझे इंस्पायर करता है मेरी फेल्योर्स के बावजूद भी। क्योंकि मुझे पता है कि अ, अगर इंसान में किसी भी इंसान में क्रिएटिविटी है या टैलेंट है या जो बोलो कि गॉड गिफ्ट है। मैं मतलब स्टोरी राइटिंग का जो टैलेंट अगर मेरे पास है, तो मैं तो उसे गॉड गिफ्ट ही मानूँगा क्योंकि स्टोरी हर किसी की ज़िंदगी में स्टोरी कहने के लिए कोई न कोई स्टोरी तो होती है। एटलीस्ट वही फैक्टर है जो मुझे इंस्पायर करता रहा, मोटिवेट करता रहा कि नहीं मुझे कहीं न कहीं और कभी न कभी मुझे एज़ अ फुल टाइम राइटर अपने आप को स्थापित करना है। मुझे अपनी सारी लाइफ़ किसी ऐसे फील्ड में जॉब नहीं करनी है, जो मेरे राइटिंग फील्ड से डिफरेंट हो। सो बस एक यही इंस्पिरेशन है जो मुझे कई फेल्योर्स के बाद भी मुझे मोटिवेट करता रहा कि नहीं आशीष तुझे लिखना है। दुआ करूँगी सर कि आप उस मकाम तक पहुँचे कि राइटिंग आपका फुल टाइम जॉब हो जाए। धन्यवाद जानी। इसके अलावा सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कोई राइटर होता है, तो हर एक राइटर का एक जॉनरा होता है। कोई रोमांस लिखता है, कोई हॉरर लिखता है, लेकिन अगर कोई राइटर कोई नया जॉनरा ट्राई करना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? जी, ये काफ़ी अच्छा सवाल है जानवी जी, कि हर एक राइटर का जो एक अपना एक कम्फर्ट लेवल होता है किसी भी चीज़ को लिखने के लिए। कोई राइटर जो है वो रोमांस को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। कोई फैमिली वैल्यूज़ या कोई भी पॉलिटिक्स वगैरह पे अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। बट अगर लाइक सपोज़ एज़ अ राइटर डिफरेंट डिफरेंट जॉनरा अगर ट्राई करने होते हैं राइटर को, तो सबसे पहले मतलब मैं इस चीज़ को इस वे से लेता हूँ कि लाइक मैं ज़्यादातर जो है रोमांस को लेकर ही लिखता हूँ। मेरी बहुत सी स्टोरीज़ जो है रोमांस और फैमिली वैल्यूज़ और कुछ ऐसे ऑड टॉपिक्स को लेकर ही होती है। बट उससे हटकर अगर मुझे कुछ लिखना होता है, तो मैं उसके लिए पहले काफ़ी कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च करता हूँ। आजकल तो रिसर्च के लिए जो है इंटरनेट काफ़ी सुलभ साधन है। आप गूगल पर आप एक क्लिक कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। तो किसी भी अगर डिफरेंट जर्नल को ट्राई करना है तो एज़ अ राइटर उसके बारे में एक पूरा एनालिसिस और रिसर्च करना काफ़ी ज़रूरी है। स्पेसिफिक मैं अगर अपनी बात करूँ तो लव मंत्र मैंने जब लिखना शुरू किया और लव मंत्र जब कुछ एपिसोड के बाद एक ऐसे मोड़ पर आई जहाँ पर लव मंत्रा ने टर्निंग पॉइंट लिया और टर्निंग पॉइंट लेकर वो सेक्स से रिलेटेड ऐसे सब्जेक्ट पर आई जो काफ़ी ऑड थे। तो मैंने सारी झिझक छोड़ के मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो उस कम्युनिटी से या एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं। उनका मैंने बाकायदा इंटरव्यू लिया, उनकी फीलिंग जानी कि भाई क्या क्यों ऐसा होता है? क्यों किसी की लाइफ में इस तरह का फेज़ आता है? सो राइटर को वो सारी चीज़ें करना पड़ती है, उस चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ता है और मतलब इन्फॉर्मेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी राइटिंग को काफ़ी वास्तविकता के हद तक ले जा सकती है। तो डिफरेंट वे को अगर या डिफरेंट जर्नल को अगर कोई भी राइटर ट्राई कर रहा है, तो डेफ़िनेटली मेरी यही सलाह होगी कि उसके बारे में काफ़ी रिसर्च करे और अगर उससे संबंधित लोगों से मिलकर उनके इंटरव्यूज़ लेकर वास्तविकता को जान सके, तो उसकी बदौलत वो उसके लेखन में काफ़ी अ, वास्तविकता डाल सकते हैं। शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी, धन्यवाद जानवी जी। थैंक यू सो मच जानवी जी। आपके सवालों ने कहीं न कहीं आशीष जी के अंदर छुपा एक संशोधक किस
तरीके का है या संशोधक वृत्ति किस तरीके की है जो लेखक को परिपूर्ण करती है, ये भी हमें जानने मिली। सो थैंक यू सो मच जानवी जी, आपके इस सवाल ने हमें आशीष जी के इस नए पहलू से भी रूबरू करा दिया। आशीष जी, जब आप रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे तब मेरे दिल में ये ख्याल आया कि आपके लव मंत्रा के जो कैरेक्टर्स हैं, वो जी। कैरेक्टर आपने किस तरह से डेवलप किए या किस तरह से बिल्डअप किए? अगर लव मंत्रा की जो शुरुआत की अगर मैं बात करूँ, तो लव मंत्र का जो लीड कैरेक्टर है श्वेत और सलोनी, तो दोनों जो एक डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी डिफरेंट है, उनका फैमिली बैकग्राउंड्स भी डिफरेंट है। तो मैं अगर बात करूँ, जैसे मैंने अपनी सिस्टर की बेटी का आपको बात किया कि मैंने उसे पाल-पोस कर बड़ा किया। सो नाउ शी इज़ सीए, उसने अपना सीए का डिग्री कंप्लीट किया है और उसने अ, ल अ, मतलब लव मैरिज ही उसका हुआ है और उसके लव मैरिज करवाने के लिए मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। क्योंकि वो एक ऐसे लड़के से प्यार कर बैठी थी, वो कहीं न कहीं पे मतलब हमारे दूर-दूर के रिलेशन में कहीं न कहीं से मतलब लिंक कनेक्टेड था, बट लिंक इस तरह से कनेक्टेड था कि पारिवारिक मनमुटाव और वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं लेकर चल रही थी। और वो लड़का जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर ही है। तो शुरुआत का जो स्टार्टिंग थॉट प्रोसेस जो निकला कि नहीं, कैरेक्टर क्या होना चाहिए, मतलब अगर लीड कैरेक्टर में अगर किसी को ले रहा हूँ तो वो लड़की क्या कर रही होनी चाहिए? तो दिमाग में बस सोचता रहा, तो दिमाग में ख्याल आया कि दूर क्यों जाते हैं, अपने आस-पास ही देखते हैं ना। तो ख्याल आया कि ठीक है कि भांजी ने सीए किया है तो उसी बैकग्राउंड को लेके चलते हैं, तो ठीक है, सलोनी सीए कर रही है। देन व्हाट अबाउट श्वेत? अगर सलोनी सीए कर रही है तो श्वेत को क्या बताना चाहिए? श्वेत को मतलब एक सिंपल बीकॉम ग्रेजुएट या बीए या साइंस के स्टूडेंट्स में नहीं बता सकता। तो फिर थोड़ा और सोचा तो ठीक है, चलो उसको उसी वे से ले जाते हैं और उसको फिर मैकेनिकल इंजीनियर बताया। तो इस तरह से मतलब किसी भी राइटर की स्टोरी के कैरेक्टर्स का कुछ बैकग्राउंड है या जो कुछ है वो उसी वे से अपने आस-पास के परिवेश से ही आता है, वहाँ से वो डेवलप होता है। तो ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं वो मैं उस वे से डेवलप करता हूँ और बाकी का जो सारा चीज़ है वो मेरा खुद का इमेजिनेशन होता है कि हाँ, आप मुझे किस वे से उस चीज़ को ले जाना है। और कैरेक्टर्स को अपने आस-पास के परिवेश से जोड़ने का मेरा उद्देश्य ये होता है कि उस कैरेक्टर्स से रिलेटेड, लाइक सपोज़ अगर सीए मैं बता रहा हूँ, क्या स्ट्रगल हो सकती है उन प्रोफेशन में, तो कहीं न कहीं पे एज़ अ राइटर वो चीज़ भी कभी न कभी फ़ोकस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा दूर ना जाके अपने परिवेश में ही अपने कैरेक्टर्स को ढूँढता हूँ और वहीं से फिर इमेजिनेशन लेके कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया। और कहीं न कहीं आपकी कहानी के किरदार, जस्ट बिकॉज़ आपने कहा कि वो सराउंडिंग आपके रहते हैं और वो वास्तविकता से ही आपकी कहानी में झलकते हैं और उस वज़ह से वो रीडर्स से भी बहुत ज़्यादा जल्दी कनेक्ट होते हैं। आपके मुताबिक एक लेखक के तौर पे किसी भी कहानी में कितने किरदार होने चाहिए? अगर हम सोचे कि लव मंत्रा एक कहानी है, आपने कितने कैरेक्टर्स सोचे थे आपकी कहानी के लिए और फिर उन कैरेक्टर को कैसे डिवाइड किया? जैसे 2 लीड कैरेक्टर हो गए, देन सब कैरेक्टर्स होते हैं और कुछ कैजुअल कैरेक्टर्स होते हैं। तो आपने ये कैसे डिसाइड करा कि श्वेत और सलोनी लीड होंगे या और भी जो सब कैरेक्टर्स हैं? तो ये आपने कैसे डिसाइड करा और कितने कैरेक्टर्स एक कहानी में होने चाहिए आपके मुताबिक? जी, रश्मा जी। अ, मेरे हिसाब से अगर आप कोई नॉवेल लिख रहे हैं या कोई कहानी लिख रहे हैं, तो कम से कम उस कहानी में जो है 4 लीड कैरेक्टर तो होना ही चाहिए, जिसकी वजह से मतलब कहानी को आप काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से आगे ले जा सकते हैं। जब मैंने लव मंत्र लिखने की शुरुआत की थी, तो मेरी कहानी में भी केवल 4 ही कैरेक्टर मैंने सोच के रखे थे और सोचा था कि उन्हीं को मैं आगे ले जाकर कहानी को उन 4 कैरेक्टर्स के साथ ही पूरा करूँगा और बीच में अगर ज़रूरत था तो दूसरे 2 और कैरेक्टर्स इन्वॉल्व करूँगा।
सो सलोनी और श्वेत मेरे दो जो कैरेक्टर थे वो मैंने पहले से फिक्स करके रखे थे कि हाँ यही दो होंगे। और उसके बाद सलोनी के भाई अंकुर को जो बताया है, अंकुर की स्टोरी को भी मैं फोकस करना चाहता था, अंकुर और कृष्णा की। सो ये 4 कैरेक्टर्स को लेके मैं आगे बढ़ना चाहता था, बट अनफॉर्च्यूनेटली अंकुर की शादी और मैरिज का जो पूरा एपिसोड के जो 8-10 चैप्टर मैंने कंप्लीट किए, तो उसके बाद सडनली थोड़ा माइंड में रिकॉल हुआ कि इसमें मैंने अंकुर के दोस्त को भी इन्वॉल्व किया है, गगन को भी इन्वॉल्व किया है। उधर से कृष्णा की बहन कृष्णा को भी अगर मैंने इन्वॉल्व किया है, तो इनकी भी तो एक कहानी कही जा सकती है। अगर स्टोरी को लॉन्ग वे तक लेके जाना है, तो मुझे कहीं न कहीं पे कुछ एपिसोड के बाद नए-नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ मैं केवल 4 कैरेक्टर्स के दम पे पूरी स्टोरी को लॉन्ग टाइम तक नहीं ले जा सकता। सो बस उसी वजह से 4 कैरेक्टर्स मैंने डिसाइड किए थे, बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैं स्टोरी लिखता गया, आगे कैरेक्टर्स खुद ब खुद डेवलप होते गए, या ऐसा बोलो कि जब भी मैं मतलब मेरा लिखने का मैं ज़रिया ऐसा होता है कि मुझे अगर लिखना होता है तो उस चीज़ के बारे में या उस कहानी के बारे में सोचते हुए मैं रात को सो जाता हूँ, सुबह मेरे दिमाग में कहानी तैयार मिलती है। तो रात को नींद में आके कैरेक्टर्स खुद ही खुद मुझे आके बोल देते हैं कि नहीं अब हमारे बारे में लिखो, हमको आगे लेके आओ। तो उस वजह से मेरा कहानी डेवलप होता जाता है। और पॉकेट एफएम के लिए लिखना अगर मैं बोलूँ तो सच में किसी भी राइटर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डेली एक एपिसोड पोस्ट करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, क्योंकि राइटर की लाइफ में भी कंटिन्यूअस लिखते हुए एक राइटर ब्लॉक जैसा एक फेज आता है जब वो चाह के भी कुछ भी नहीं लिख सकता है, दिन में एक शब्द वो नहीं लिख पाता है। तो बस एक वही है कि नॉवेल में आपके मैक्सिमम आप किसी भी राइटर के लिए 4 कैरेक्टर से आप लेके चलना होता है। बट अगर लगता है कि नॉवेल आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक लेके जाना है, तो डेफ़िनेटली मेरा नज़रिया और अनुभव यही है कि उसमें समय की माँग के हिसाब से कुछ नए कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व करते हुए कहानी के साथ न्याय करना ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि कहीं न कहीं हर एक टर्निंग पॉइंट पे न्यू कैरेक्टर्स ऐड होते जाने चाहिए। बिल्कुल। जी। तो अभी आपने कहा कि आपकी इमेजिनेशन और कहीं न कहीं आपके कैरेक्टर्स आपके सपनों में आके आपसे बातें करते हैं या आपको बताते हैं कि ये ऐसी-ऐसी कहानी आगे होनी चाहिए। तो आपने कभी कोई पर्टिकुलर ऐसे प्लॉट डेली चैप्टर वाइज़ लिख के रखे हैं या बस दिल में ख़्याल आया और चैप्टर अपलोड कर दिया, ऐसा होता है? नहीं, नहीं, मैं मतलब ऐसा नहीं है रेशमा जी, इसके लिए थोड़ा मतलब प्लानिंग के साथ ही चलता हूँ। मैंने जब मतलब लव मंत्र लिखना शुरू किया था और फर्स्ट एपिसोड जब पॉकेट एफएम पे डाला था, तो उस सिचुएशन में मेरे पास ऑलरेडी 20 चैप्टर्स लिखे हुए थे मेरे पास। और जैसे-जैसे मैं एक-एक पोस्ट डेली एक चैप्टर पोस्ट करता गया, उसके साथ ला एक मतलब रूटीन बना दिया कि नहीं एक चैप्टर डेली बेसिस पे लिखना है और जिस दिन छुट्टी का दिन होगा उस दिन 2 या 3 चैप्टर लिख के रखना है। तो लव मंत्र मैंने जब तक 2,50,000 शब्दों की लिमिट पूरी की, तब तक लव मंत्र के एडवांस में मेरे पास 7 या 8 चैप्टर पोस्ट करने के लिए तैयार होते थे। तो उस वजह से मैं चला हूँ, बट 2.5 लाख की शब्द सीमा पूरी करने के बाद जब मुझे और आगे स्टोरी को ले जाना था, तो उस टाइम पे डेफ़िनेटली जो आगे के चैप्टर्स मैंने लिखे, वो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि मेरे पास आगे से कोई प्लानिंग नहीं था। मैं रोज़ लिखता था और रोज़ उसे पोस्ट करता था, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था लव मंत्र के मतलब लास्ट के जो चैप्टर्स मैंने पोस्ट किए हैं। बट शुरुआत से जो मैंने किया था वो मैं प्लानिंग के साथ चला था कि हाँ, कहानी को इस तरह से मोल्ड करना है, ये करना है, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट देना है या इस चैप्टर में इस नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराना है। और कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं मतलब लिखना कुछ और चाहता हूँ बट दिमाग में कुछ और आया और लिखते-लिखते ही सडनली कोई एक नया कैरेक्टर स्टोरी में खुद ब खुद इंट्रोड्यूस हो जाता था। तो कई बार ये भी हुआ है।
मालती माँ का जो कैरेक्टर है वो उसी वजह से डेवलप हुआ है। मैंने जब लिखा था तो मैंने सोचा नहीं था कि लव मंत्रा में मालती माँ का कैरेक्टर मुझे इंट्रोड्यूस करना है, बट वो उस वजह से वो इंट्रोड्यूस हो गया। तो अ, बिल्कुल, क्योंकि आपकी कहानी का जर्नी जो रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि जब जब कहानी एनालाइज करते हैं और आपकी कंसिस्टेंसी देखी है मैंने कि आप डेली अपडेट करते हो, आप डेली चैप्टर अपडेट करते हो। तो एज अ राइटर आपको क्या लगता है, डेली अगर हम चैप्टर अपडेट करते हैं कहानी के, तो क्या बेनिफिट रहता है राइटर्स को? राइटर के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट रेशमा जी, अगर मैं कहूँ डेली अपडेट करने, चैप्टर्स अपडेट करने का राइटर के लिए बेनिफिट ये होता है कि उस डेली रूटीन की वजह से या उस बाय फोर्स रूल्स की वजह से राइटर स्टोरी के साथ वेरी वेल कनेक्टेड रह पाता है। तो उसको आगे के एपिसोड लिखने के लिए पीछे के बहुत ज्यादा एपिसोड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, या बहुत ज्यादा फिर प्लानिंग करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रोज अगर लिखना है, रोज पोस्ट करना है, तो वो पहले से वेल ऑर्गेनाइज रहता है, वेल प्लान रहता है। तो वो एक बेनिफिट मैं जरूर कहूंगा कि एज ए राइटर को वो एक बेनिफिट रहता है। हाँ, चैलेंज जरूर रहता है, बट उसका बेनिफिट भी ये मिलता है एज अ राइटर कि उसकी मुश्किलें काफी हद तक कम हो जाती है। और रीडर को बेनिफिट ये होता है कि उसे डेली बेसिस पर कंटिन्यूअसली पढ़ने को मिल रहा है नया नया, कि रीडर यही चाहता है कि उसे कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे अगर पढ़ने का आपने उसे हैबिट लगा दिया है, तो डेफिनेटली उसे कुछ नया पढ़ने को चाहिए। तो वो चीज है, मतलब वो एक चैलेंज है, वो हर राइटर के लिए चैलेंज रहता है। बट मैं इसे एक अच्छी ही चीज मानूंगा पॉकेट एफएम की, कि डेली एपिसोड का जो आपने राइटर्स के लिए रूल्स देके रखा हुआ है, वो उसके फायदे के लिए ही है। बिल्कुल, और कहीं न कहीं जब आप डेली कहानी के चैप्टर अपडेट करते हैं ना, तब रीडर भी इतना कनेक्ट हो जाता है उस कहानी से कि एंड तक आपकी कहानी का, जैसे आप डेली चैप्टर्स लिखना कंसिस्टेंट रखते हैं, उसी तरह फिर आपकी कहानी के साथ वो रीडर भी कंसिस्टेंट रहता है और सही बात। उसका पॉजिटिव अपसाइड आपकी कहानी पे ही दिखता है कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से इम्प्रूव होते जाता है। जी जी, इस सही बात। चर बिल्कुल, बिल्कुल। इस चर्चा को आगे ले जाते हुए हमारे साथ हमारे और भी टीम मेंबर्स हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्राजक्ता जी से कि वे अगर आशीष जी से कुछ कहना चाहें, कुछ बात करना चाहें। प्राजक्ता जी? नमस्ते आशीष जी। नमस्ते प्राजक्ता जी। पहले तो एक न्यू रीडर के तौर पर मैं बताना चाहूँगी कि मुझे आपकी स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी है और मतलब नाम के जैसे ही लव मंत्रा जो आपने इसको नाम दिया है, इसमें लिटरली मैं बोलना चाहूँगी लव के ऊपर जो सारे मंत्र मिलने चाहिए किसी भी नए लवर को, वो सारे हमको मिल गए हैं इसमें से। और बहुत से लोगों को तो आई गेस गाइडेंस भी दिया होगा इस स्टोरी में। और मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि मतलब एक राइटर के तौर पे आप प्लीज़ मुझे ये बताइएगा कि अगर आपको कोई एक प्लॉट दिया जाता है, तो आपको वो डेवलप करके नई स्टोरीज़ लिखना अच्छा लगेगा या खुद की अपनी जो स्टोरी आपके दिमाग में है या आपका इमेजिनेशन यूज़ करके आपको नई स्टोरी लिखना पसंद होगा? मतलब एज़ अ राइटर आप क्या ज़्यादा पसंद करते हो? या आप पे कोई क्रिएटिव बैरियर आ जाता है अगर हम आपको कोई प्लॉट देते हैं या फिर कैसे है ये मैं जानना चाहूँगी। ओवर टू जी यू आशीष जी। या थैंक जी प्राजक्ता जी, ये काफी डिफिकल्ट सवाल आपने पूछ लिया है मुझसे। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जी, जी। अ, मेरे लिए अगर मैं बात कहूँ तो मैं फ्रीडम तब महसूस करता हूँ अपने लेखन के लिए, कि मैं अपने ही सोचे हुए प्लॉट के ऊपर लिखने की मुझे अगर फ्रीडम दी जाती है। उसके साथ में मतलब अपनी सारी क्रिएटिविटी अच्छी तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ, ऐसा मेरा अनुभव है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के सुझाए हुए टॉपिक पर या पहले से प्री डिसाइड टॉपिक के ऊपर नहीं लिख सकता हूँ। हाँ, मैं उसके ऊपर भी लिख सकता हूँ। बट अगेन चीज़ वही है कि मतलब लाइक अगर आपको गुलाब जामुन खाना पसंद है, या किसी दिन आपको गुलाब जामुन खाने की इच्छा है और उस दिन आपको बोल रहा है नहीं आज आप गुलाब जामुन नहीं आप जलेबी खाइए। तो
स्वीट तो दोनों ही हैं, आप मना नहीं करेंगे, आप खा लेंगे, सही है। बट जो मजा मन की करने में आता है, वो जी, जी। मजा मतलब किसी और चीज को या वो किसी के सुझाए टॉपिक में करने में वो मजा नहीं आता है। बट हाँ, अगर जैसे मैंने बोला कि मैं राइटिंग को अपना फुल टाइम प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ, सो चैलेंज वहाँ पे भी होते हैं कि प्रोफेशन अगर आप किसी प्रोफेशन में आप रहते हैं, तो एक लिमिटेशन वहाँ पे आ जाता है कि आपको सुझाए गए टॉपिक्स पर लिखने की ज़रूरत होती है। तो कोई भी राइटर, मेरी ही बात नहीं करूँगा, कोई भी राइटर उसके ऊपर लिख सकता है, बट किसी के सुझाए हुए टॉपिक पर पूरी तरह से न्याय देकर लिखने के लिए उसे थोड़ा और ज़्यादा सोचने और थोड़ा और रिसर्च करने की ज़रूरत होती है, बजाए कि वो उसके खुद के डिसाइड किए हुए प्लॉट के ऊपर लिखे। तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। थैंक यू प्राजक्ता जी। आशीष जी, मैं एक जानना चाहूँ कि आपके जी। लव मंत्रा के सफर को या पॉकेट एफएम की जर्नी आपको किसी एक शब्द में अगर बांधना हो, तो वो कौन-सा ऐसा शब्द होगा, जिससे आप पॉकेट एफएम के साथ आपकी जर्नी कंबाइन करोगे? कोई एक शब्द। अ, कोई एक शब्द अगर मैं अपनी पॉकेट एफएम के साथ जर्नी के लिए अगर मैं बोलूँगा, तो वो चीज़ अगर मैं बोलना चाहूँगा तो वो है रेगुलरिटी। जैसा पॉकेट एफएम जो है बाध्य करता है कि नहीं, आपको डेली बेसिस पर एक चैप्टर लिखकर पोस्ट करना है। बाय नेचर अगर मैं बोलूँ तो मैं थोड़ा आलसी किस्म का आदमी हूँ। तो अगर किसी भी चीज़ को मैं हाथ में लेता हूँ तो कभी न कभी उसे मतलब टाइम पे पूरा नहीं कर पाता हूँ। डेडलाइन मिस करता हूँ, बट पॉकेट एफएम के साथ वो लिमिटेशन था कि नहीं, लिखना ही है, रेगुलर रहना ही पड़ेगा, आलस नहीं चलेगी। तो पॉकेट एफएम ने मेरी आलस को जो है तोड़ दिया, और उसी की बदौलत जो है, मैं कुछ ही महीनों में इतना ज़्यादा लिख चुका हूँ पॉकेट एफएम के लिए कि अगर उसको पब्लिशिंग मोड पे अगर नॉवेल अगर ले जाना चाहूँ, तो उस वर्ड लिमिट में 3 नॉवेल बन सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि 2.5 लाख वर्ड काउंट और आपको फिर दरख्वास्त करने के बाद फिर वो जर्नी 3 लाख वर्ड काउंट तक गई। तो कहीं न कहीं वो 3 पार्ट्स बन सकते हैं और करेक्ट, माशाअल्लाह कहीं पे भी वो कहानी एक्सटेंडेड नहीं लगती। फ्रॉम द बिगिनिंग आपकी कहानी का जो फ्लो रहा है, जितने नेचुरली रहा है, उतने ही नेचुरली वो आगे या एंड तक भी रीडर्स को कनेक्ट करता है। तो जी। कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं जो आपकी कहानी को बहुत ज़्यादा उम्दा बनाती हैं कि एक तो आपका एक पर्सनल इमोशनल टच होना उस कहानी में। आपने जो कहा कि कैरेक्टर आप वास्तविकता से ही प्रेरित होके आपने आपकी कहानी के कैरेक्टर चुने। आपकी कहानी का प्लॉट कहीं न कहीं उस वास्तविकता पर ही बेस्ड है और फिर उसकी जो चमक-धमक है वो आपने आपकी इमेजिनेशन से बढ़ाई। तो यही सच्चे लेखक की कहीं न कहीं पहचान होती है कि एक सीधे से वाक्या को भी वो एक खूबसूरत गज़ल बना दे, वो ही सच्चा लेखक होता है। और आप में वो काबिलियत है और काबिलियत से भी बढ़कर मैं कहूँगी कि आपका सोल उतना प्योर है, उतना पॉजिटिव है और उसी वजह से शायद पॉकेट एफएम को भी बहुत खुशी होती है आप जैसे राइटर्स को वर्चुअली जस्ट बिकॉज़ अभी हम पर्सनली नहीं मिल सकते तो ये एक माध्यम है जहाँ पे हम आपको सम्मानित करते हैं या आपसे बातचीत के ज़रिए आपकी कहानी का या पॉकेट एफएम के साथ आपकी जर्नी का एक छोटा-सा सम्मान करते हैं। बिल्कुल, मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करूँगी आशीष जी कि आपने आपका समय हमें दिया और इतनी सारी बातों में से कहीं न कहीं लेखक का अपने लेखन के प्रति प्रामाणिक रहना, ये स्वभाव आपकी पूरी बातों से व्यतीत होते आया है अब तक और वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है। इसके अलावा मैंने तो मेरे भाव व्यक्त कर दिए, पर मेरे टीम मेंबर्स में से किसी को अगर कुछ पूछना हो तो आशीष जी हमारे सामने हैं। नमस्कार रोहित जी।
मेरा आपसे एक सवाल था कि कोई भी एक लेखक होता है जब अपनी कोई कहानी लिखता है, तो एक कुछ समय तक वो लिखता है, बट एक समय ऐसा आता है जहाँ पर वो लिखना चाहता है बट लिख नहीं पाता। उसकी इमेजिनेशन है या फिर थिंकिंग प्रोसेस है वो ब्लॉक हो जाती है। तो ये कभी आपके साथ हुआ है क्या? कभी कुछ कहानी लिखते वक़्त या कुछ भी लिखते वक़्त? अगर हुआ है तो आपको मतलब आपने इसको टैकल कैसे किया? आप इससे बाहर कैसे आए और आपने स्टोरी आगे कंटिन्यू कैसे की? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी, जी, रोहित जी, ये काफ़ी अच्छा सवाल है और हर एक राइटर की लाइफ़ में वो चाहे लंबा नॉवेल अगर लिख रहा है, तो कहीं न कहीं ये एक फ़ेज़ ज़रूर आता है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब मैंने पॉकेट एफएम के लिए लव मंत्रा लिखना शुरू किया था, ऑलमोस्ट मैंने लव मंत्रा लिखने के लिए प्लानिंग जो है फ़रवरी 2021 से ही शुरू कर दी थी और उसी के साथ मैं अपना एक पेपरबैक नॉवेल पर भी मैं काम उसी समय मैंने साइमल्टेनियसली उस पर भी काम करना शुरू किया था। लव मंत्रा लिखते हुए मेरी जर्नी में भी कई बार ऐसे मौके आए कि मैं लिखने बैठा हूँ और मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है और 10 मिनट बैठे हैं आप, 15 मिनट बैठे हैं आप, एक लाइन से ज़्यादा आगे आप लिख ही नहीं पा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में मैं फिर अपने को ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करता हूँ कि मुझे पता है कि अगर मैं नहीं लिख पा रहा हूँ तो उसका कोई रीज़न होगा या फिर हो सकता है कि ये सही समय नहीं है लिखने के लिए। तो फिर उस दिन मैं उस चीज़ को छोड़ देता हूँ, नहीं लिखता हूँ। और जब भी लिखने का ख़्याल मेरे मन में आता है, वो भले आधी रात को आया हो, मैं अपना लैपटॉप उठाता हूँ और लिखने बैठ जाता हूँ। तो ये मतलब उस तरीके से मेरी लाइफ़ में होता है और जैसे मैंने बताया कि मैं दोनों नॉवेल एक पॉकेट एफएम के लिए भी और दूसरा एक पेपरबैक के लिए भी दोनों साथ में साइमल्टेनियसली लिख रहा था मैं। पॉकेट एफएम का नॉवेल मैं इसलिए पूरा कर सका समय पर क्योंकि मैं रेगुलर था। पॉकेट एफएम ने मुझे लिमिटेशन कर दिया था कि आपको रोज़ लिखना है। बट मैंने जैसे बताया कि मैं आलसी किस्म का भी हूँ, तो मेरा पेपरबैक का जो नॉवेल था, वो अभी तक अटका पड़ा हुआ है, मैं उसे अभी कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। तो यही है कि अगर मैं नहीं लिख पाता हूँ, तो मैं उस चीज़ को वहाँ पे छोड़ देता हूँ और जो लिखने का मन होता है, वो मैं लिखना शुरू कर देता हूँ और जब भी ख़्याल उठता है कि नहीं अब लिखना है, तो मैं उसके ऊपर फिर से कंटीन्यूअस लिखना चालू करता हूँ और कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं मतलब 2 दिन तक लव मंत्रा के लिए कुछ भी नहीं लिख सका हूँ। बट जब मेरे दिमाग में ख़्याल आना चालू होते हैं या कि नहीं अब सही समय है या अब ख़्याल बन रहे हैं, तो उस दिन एक दिन में मैं 4 एपिसोड भी लिखे हैं मैंने लव मंत्रा के। तो ये चीज़ होता है, हर राइटर के साथ होता है, तो मैं तो उसे इसी वजह से टैकल करता हूँ कि अगर आप कुछ नहीं लिख पा रहे हैं उस टॉपिक को लेकर, आप अपने आप को ज़्यादा फ़ोर्स मत कीजिए क्योंकि अगर फ़ोर्सफुली आप लिख रहे हैं, तो उसमें आप इमोशंस नहीं डाल पाएँगे। तो मैं उस चीज़ को वहाँ पे छोड़ देता हूँ और जब वो चीज़ वापस मुझे बुलाती है कि नहीं अब मुझे लिखो आप, मैं वापस लिखना चालू कर देता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, अच्छे किया आपने मेरा सवाल का जवाब। और जी। एक मेरा सवाल था कि जो आप नए जो अभी राइटर्स हैं कि जिनको लिखना है या फिर जो आगे एक करियर परसीव करना चाहते हैं एज़ अ राइटिंग में, तो उनके लिए आप कुछ ऐसे खास टिप्स देंगे क्या? मतलब जिनसे उनको कुछ फ्यूचर में फ़ायदा हो या फिर वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं अपनी इंडस्ट्री में? जी देखिए ये काफ़ी लोग इस तरह के सवाल पूछते रहते हैं और ये काफ़ी अच्छा सवाल भी है। सो अच्छा राइटर बनने से पहले एक अच्छा रीडर होना बहुत ज़रूरी है। अपनी आँखों को दूसरों का लिखा हुआ पढ़ने की हैबिट डालनी बहुत ज़रूरी है, कि आप जितना पढ़ेंगे, वो आपके दिल को छुएगा, आपके दिमाग में जाएगा और कहीं न कहीं से उसी थॉट प्रोसेस से आपके दिमाग में भी कुछ नए थॉट्स पैदा होंगे। तो इंसान अगर बोलें 10,000 शब्द अगर वो पढ़ता है, तो उस 10,000 शब्दों की बदौलत वो केवल 100 वर्ड एज़ अ राइटर लिख पाता है। तो अच्छा लेखक बनने के लिए अच्छा रीडर होना भी ज़रूरी है। तो अगर कोई भी राइटिंग को अपना करियर बनाना चाहता है या लेखक के रूप में स्थापित होना चाहता है, तो मेरी तो सभी को यही सलाह है कि
लिखने की जल्दीबाजी न करके पहले अपना रीडिंग की हैबिट को काफ़ी डेवलप करिए। अलग-अलग तरह के राइटर्स को पढ़िए और उसके बाद जो है लिखने की शुरुआत कीजिए। आजकल तो लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म हैं। कोई अगर अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है तो फ़ेसबुक भी बुरा माध्यम नहीं है। वहीं पे लिख के थोड़ा बहुत लिख के अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ शेयर कीजिए। मोटिवेशन नाम का कैप्सूल जो है वो वहीं से आएगा और उस वे से उस कैप्सूल की बदौलत और बड़ा-बड़ा लिखना शुरू कर सकते हैं। तो चीज़ वही है कि लेखक बनने के लिए अच्छा पढ़िए, लिखना शुरुआत कीजिए और नियमित रहिए क्योंकि ये एक ऐसी फ़ील्ड है जहाँ पे निराशा बहुत ज़्यादा मिलती है, कॉम्पिटिशन भी उतना ही है। तो अपने आप को निराश नहीं होने देना है। मोटिवेशन नाम का कैप्सूल जो है वो रोज़ लिखने के साथ-साथ एक कैप्सूल रोज़ लेते जाना है। बहुत-बहुत धन्यवाद आशीष जी, आपने मेरे सवालों का इतना अच्छे तरीके से जवाब दिया। आपके आगे के सफ़र के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच रोहित जी। और सच में आशीष जी कहीं न कहीं आज का आपका प्रेज़ेंस हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि लेखक की परिभाषा क्या होती है, ये आपने हमें कहीं न कहीं खुद के जीवन को कहानी में प्रेज़ेंट करना और कहीं न कहीं उस कहानी का अंश मात्र भी हिलने न देना। लव मंत्रा इसी का एक अच्छा और बढ़िया सच्चा उदाहरण है। तो मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आशीष जी आपका कि आपने हमें आपका इतना प्यारा और अच्छा समय दिया और सच में ना सिर्फ मुझे पर डेफ़िनेटली पॉकेट एफएम की पूरी टीम को आपसे बात करके बहुत-बहुत अच्छा लगा। जाते-जाते बस एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि पॉकेट एफएम के रीडर्स को या आपके रीडर्स को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी रीडर्स को केवल एक संदेश देना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी राइटर्स की स्टोरी पसंद आती है, डिटेल्स कमेंट्स देकर लेखक को मोटिवेट करते रहिए क्योंकि रीडर्स के कमेंट्स ही लेखक के आगे लिखने का एक ऐसा ज़रिया है या एक ऐसा मोटिवेशन फैक्टर है जिससे लेखक को पता चलता है कि हाँ, रीडर्स उसकी स्टोरी को कितना पसंद कर रहे हैं और रीडर्स के राइटर के साथ क्या एक्सपेक्टेशन है। तो कमेंट्स के ज़रिए रीडर्स अगर वो चीज़ राइटर्स तक पहुँचाते हैं, तो डेफ़िनेटली राइटर्स की जो आगे की स्टोरी है, वो रीडर्स के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही बनती है। तो यही एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी राइटर्स की आप स्टोरी को पसंद करते हैं, तो उस पर कमेंट्स ज़रूर दीजिए। बेबाक कमेंट्स दीजिए। आपको स्टोरी पसंद नहीं आ रही है, तो बताइए क्यों पसंद नहीं आ रही है और पसंद आ रही है, तो ये भी बताइए कि क्यों पसंद आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी के साथ आपकी आगे की राइटिंग जर्नी बहुत-बहुत सक्सेसफुल हो और डेफ़िनेटली यही दुआ रहेगी कि आप ज़िंदगी में जो भी मुकाम हासिल करना चाहें, वो आपको मिले। आपके इतने प्यारे समय के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आशीष। धन्यवाद, धन्यवाद आपका और सारी पॉकेट एफएम टीम का कि मैं आप सभी लोगों के साथ रूबरू तो नहीं बोलूँगा, वर्चुअल रूप से मिल सका, तो ये भी मेरे लिए काफ़ी गौरव की बात है। सो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया आशीष। तो इसी के साथ ये चर्चा सत्र यहीं पे समाप्त होता है, ऐसे मैं जाहिर करती हूँ। बहुत-बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू। मच।